केंद्रीय सरकार 1989 के बाद, कल बताया था मैंने वैसे प्रधानमंत्री सभी, केंद्रीय सरकार 1989 के बाद। पहले फोटो आ रहा था वीपी सिंह का, किसका आ रहा है? वीपी सिंह। दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 किसकी सरकार थी? राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा और भाजपा का समर्थन था इसको, तो राष्ट्रीय मोर्चा। इसके बाद कौन बने? चंद्रशेखर। नवंबर 1990 से जून 1991 राष्ट्रीय मोर्चा का एक तबका समाजवादी जनता पार्टी के नेतृत्व में और कांग्रेस का समर्थन था इसको, चंद्रशेखर की पार्टी को, राष्ट्रीय मोर्चा को। फिर बनता है पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996। कांग्रेस, एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, एआईएडीएमके तथा कुछ अन्य दलों का समर्थन था पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, कांग्रेस को। फिर बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन के लिए भाजपा अल्पमत सरकार। फिर आते हैं एचडी देवगौड़ा, कौन सा मोर्चा? संयुक्त मोर्चा। फिर कौन आते हैं? इंद्र कुमार गुजराल, ये भी किसमें? संयुक्त मोर्चा, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से। फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, संगठन कौन सा है? राजग, राजग यानी राजग गठबंधन, एनडीए है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। फिर आते हैं मनमोहन सिंह, कौन सा गठबंधन होगा? यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संप्रज्ञ। और फिर आते हैं नरेंद्र मोदी, वो भी वापस राजग। ये हमने पढ़ लिया। अब देखो अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का राजनीतिक उदय, यहां से पढ़ना अपने को, ओबीसी का राजनीतिक उदय। मंडल आयोग कल बताया था मैंने, वापस वही आएगा। इस अवधि का एक दूरगामी बदलाव था अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय। आप ओबीसी शब्द से परिचित होंगे, जानते हो ओबीसी? इससे विचार विवेचन के प्रशासनिक कोटि, अन्य पिछड़ा वर्ग या अदर बैकवर्ड क्लासेज, ओबीसी क्या बोलते हैं? अदर बैकवर्ड क्लासेज का संकेत किया जाता है। यह अनुसूचित जाति जैसे एससी तथा अथवा अनुसूचित जनजाति एसटी से अलग है। ओबीसी क्या है? एससी और एसटी से अलग है। ये तो अनुसूचित जाति, ये अनुसूचित जनजाति, इससे क्या है? ओबीसी अलग है। इसका आधार क्या है? शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ापन। ओबीसी का आधार क्या है? क्या है आधार? ये तुम्हें याद रखना है, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ापन, शैक्षणिक व सामाजिक पिछड़ापन, ये अंडरलाइन कर लेना, बहुत काम की चीज है। ओबीसी का आधार क्या होगा? शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़ापन। इनको में किसमें गिनेंगे? ओबीसी में। ओबीसी का आधार क्या है? जो शैक्षणिक रूप से पढ़ाई में और सामाजिक रूप से क्या हो, पिछड़े, उन्हें ओबीसी में लिया जाएगा। वैसे बहुत सारी जातियां इसमें, तुम विश्वास नहीं करोगे, ये तुम्हारे नई किताब में 3643 कितनी जातियां हैं? 3643 जातियां केवल ओबीसी में। इसे किसी भी जनजाति में नहीं है, किसी भी समुदाय में नहीं है, केवल किस पार्टी इसमें है? ओबीसी में। इतनी जातियां 3643 है, इतनी है, बहुत सारी। छठे अध्याय में हम ये देख चुके हैं कि पिछड़ी जातियों के अनेक तबके कांग्रेस से दूर होते जा रहे थे, उनमें कांग्रेस के लिए समर्थन कम होता जा रहा था। ऐसे में गैर कांग्रेसी दलों के लिए एक जगह पैदा हुई और इन दलों ने इस तबके का समर्थन हासिल किया। जो ऐसे तबके थे, पिछड़ा वर्ग, कैसा वर्ग था? पिछड़ा वर्ग। इनका कांग्रेस से समर्थन दूर हो रहा था, क्योंकि कांग्रेस इनके लिए कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं कर रही थी। फिर इनका झुकाव हुआ गैर कांग्रेसी दलों में। फिर आती 1977 में जनता पार्टी की सरकार। प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, ठीक है। ऐसे में गैर कांग्रेसी दलों के लिए जगह पैदा हुई और इन दलों ने इस तबके का समर्थन हासिल किया। आपको याद होगा कि गैर कांग्रेसी दलों के राजनीतिक अभ्युदय की अभिव्यक्ति 1977 की जनता पार्टी की सरकार के रूप में हुई। हमने पढ़ा कि 1977 में किसी सरकार बनती है? जनता पार्टी, मोरारजी देसाई। जनता पार्टी अलग है, जनता दल अलग है। और प्रधानमंत्री कौन बने इसके? मोरारजी। इनके समय मुद्दा उठना वापिस ओबीसी आरक्षण का, ठीक है। जनता पार्टी के कई घटक, मसलन भारतीय क्रांति दल, एक पार्टी का नाम आ रहा है भारतीय क्रांति दल, और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ग्रामीण इलाकों के अन्य पिछड़े वर्ग में ताकतवर जनाधार था। दो पार्टियां आ रही, एक तो आ रही भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इनको ग्रामीण इलाकों में अच्छा इनको बहुमत था। अब मंडल का लागू होना, क्या शब्द आ रहा है? मंडल आयोग। मंडल मतलब क्या? मंडल आयोग। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, मंडल का लागू होना, बिल्कुल सरल चीज है मंडल आयोग, समझ लो ध्यान से। 1980 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच लोकप्रिय ऐसे ही राजनीतिक समूहों को जनता दल ने एकजुट किया। किसने? जनता दल ने। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, राष्ट्रीय मोर्चा प्रधानमंत्री कौन बनते? वीपी सिंह।
राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। कल बताया था मैंने। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति को सुगठित रूप से मदद मिली। नौकरी में आरक्षण के सवाल पर तीखे वाद विवाद हुए, बहुत सारे तनाव हुए इसमें, और इन विवादों से अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज्यादा सजग हुआ। जो इस तबके को लामबंद करना चाहते थे उन्हें उसका फायदा हुआ। इस दौर में ऐसी अनेक पार्टियां आगे आई जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मांग की। ऐसे बहुत सारे दल आए जिन्होंने ओबीसी के लिए हक की आवाज उठाई। इन दलों की में सत्ता में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी का सवाल भी उठाया। इन दलों का कहना था कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है। ओबीसी जातियां कितनी है देखो मैंने बताई, 36-43 जातियां, यानी सर्वाधिक जातियां हैं। इसे देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का शासन में समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना लोकतांत्रिक कदम होगा। तो मंडल आयोग सीधे समझो, मंडल आयोग कब बनता है? 1977 में। कब बनता है? 1977 में बनता है मंडल आयोग। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये कौन होते हैं इसके अध्यक्छ? कौन होते हैं अध्यक्ष? ये बनता कब है? 1977 में। लेकिन अपनी रिपोर्ट कब देता है? 3 साल बाद, 1980 में। 1980 में देता अपनी रिपोर्ट। लेकिन तब तक जनता पार्टी सरकार जा चुकी थी, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट कहां चला जाती है? बस्ते में डाल देते हैं इसको। कहां डाल देते हैं? बस्ते में। कोई ध्यान नहीं देता इस पर, ठीक है। फिर सरकार आती है 1989-90 में राष्ट्रीय मोर्चा की। किसकी आती है? किसकी आती है? राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन। मेन पार्टी कौन होती है इसमें? जनता दल। कौन होती है? कल बताया ना मैंने, मेन पार्टी थी इसमें जनता दल। जनता पार्टी नहीं, क्या है? जनता दल। और इसमें गठबंधन किसका होता है? बीजेपी और वाम दल। वाम दल। और इसके प्रधानमंत्री कौन होते हैं? वीपी सिंह। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। और वीपी सिंह मंडल आयोग की रिपोर्ट क्या कर देते हैं? लागू। क्या कर देते हैं? लागू। कब होती है? 1990। याद रहेगा। इसमें क्या प्रावधान होता है कि ओबीसी को, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेज, अन्य पिछड़ा वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण मिलेगा? 27% आरक्षण मिलेगा। और इससे देश में बहुत सारे दंगे होते हैं, इनसे घटनाएं होती हैं, और कुछ समय बाद वीपी सिंह की सरकार भी गिर जाती है। क्यों गिरती है? क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी रथ ले जाते हैं सोमनाथ गुजरात से अयोध्या तक, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और बीजेपी अपना समर्थन वापस ले लेती है और वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। लेकिन वीपी सिंह ने जो काम किया वो ऐतिहासिक कदम था। वीपी सिंह ने क्या कर दिया? मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया। अब बहुत सारे इसके विरोध में जाते हैं, बहुत सारे जाते, कहा जाते हैं कोर्ट में जाएंगे, क्या गलत है, ओबीसी आरक्षण नहीं देना चाहिए। तो एक आदमी था, आदमी क्या महिला थी, इंदिरा साहनी। क्या नाम था? बहुत सारों ने लगाई आपत्ति, लेकिन एक नाम आ गया, इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी वाद कब होता है? 1992 में। किससे संबंधित है? ओबीसी आरक्षण से। किससे संबंधित है? यानी मंडल आयोग की रिपोर्ट से, ठीक है। तो ओबीसी आरक्षण को लेके इंदिरा साहनी वाद होता है। इंदिरा साहनी वर्सेज मंडलवाद 1992 में। कोर्ट में जाती है इंदिरा साहनी, बहुत सारे लोग अपनी आपत्तियां लगाते हैं, पीआईएल लगाते हैं, ठीक है। फिर कोर्ट क्या कहती है कि ओबीसी आरक्षण जो दिया गया वो क्या है? सही है। क्या है? सही है। यानी ओबीसी आरक्षण क्या है? वैध है, इसको सही ठहराया जाता है। यानी ओबीसी आरक्षण क्या है? सही है। ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया जाता है। इसके बाद ओबीसी आरक्षण लागू हो गया अपने 27% आज भी चल रहा है। तो वीपी सिंह के कारण अपने ओबीसी का आरक्षण है, वरना आरक्षण अपने को नहीं मिलता। वीपी सिंह ने किया काम ये और अपने ओबीसी को आरक्षण मिल गया। माली, जाट, तेली सभी इसमें आ रहे हैं, वैष्णव, कुमार, कुमाऊत, बहुत सारी जातियां, 36-46 जातियां हैं। तो मंडल आयोग रिपोर्ट लागू करने के बाद हिंसा भड़की है, फोटो देर का बहुत जगह हिंसा भड़कती है, तो आरक्षण मामले ऐसा है। मंडल आयोग समझा मैंने दिया, बोल देते हैं ना। दक्षिण के राज्यों में अगर बहुत पहले से नहीं तो कम से कम 1960 के दशक से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था। कहां पर? दक्षिणी भारत में। बहरहाल यह नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी। दक्षिण भारत में ओबीसी आरक्षण था, लेकिन उत्तर भारत में नहीं था। 1977-79 के जनता पार्टी की सरकार के समय उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से आवाज उठाएगी। कब के? किसके समय? जनता पार्टी के समय। किसके समय? जनता पार्टी से 1977 से 1989 ओबीसी आरक्षण के लिए मांग उठाई गई। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस दिशा में अग्रणी थे। मांग उठाने वाले कौन थे? मैन मांग उठाने वाले कौन थे? अरे ओबीसी आरक्षण की मांग किसने उठाई उस समय? बिहार के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। मांग उठाई उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी
ठाकुर कहां के थे? बिहार के। उस समय क्या थे ये? बिहार के सीएम। बिहार से मामला आगे रहता हमेशा मांग उठाने में। तो बिहार के सीएम ओबीसी आरक्षण मांग उठाई मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। उनकी सरकार ने बिहार में ओबीसी आरक्षण देने के लिए नई नीति लागू कर दी और इन्होंने सबसे पहले क्या कहा? आरक्षण दिया ओबीसी को बिहार में। यानी ओबीसी को पहले आरक्षण कहां दिया? ओबीसी को सर्वप्रथम आरक्षण कहां मिला? बिहार में। कौन देंगे? कर्पूरी ठाकुर, इनकी सरकार देगी। आरक्षण मिलता है या दिया गया कहां पर? बिहार। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार। सर्वाधिक आईएएस आईपीएस कहां से निकलते हैं? बिहार, लेकिन फिर भी गरीब राज्य। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बैठाया। ये मांग उठी, कर्पूरी ठाकुर ने मांग उठी, फिर आयोग बनाते हैं। इसके पीछे पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने के उपाय बताने का काम सौंपा गया। आजादी के बाद यह दूसरा अवसर था। कौन सा अवसर? दूसरा, जब सरकार ने ऐसा आयोग नियुक्त किया। इसी कारण आधिकारिक रूप से इसे दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। हमने नाम क्या पढ़ा इसका? मंडल आयोग। क्या पढ़ा? मंडल आयोग पढ़ा। लेकिन इसके और क्या बोलते हैं अपन? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। दूसरा यानी मंडल आयोग का दूसरा नाम और क्या है? यानी इससे पहले एक बार 1953 में बनाया गया था पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, और मंडल आयोग का ही दूसरा नाम क्या है? मंडल आयोग या दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। समझ में आ रहा है? पिछड़ा वर्ग आयोग सीधा समझो। ओबीसी आरक्षण की मांग उठाने के लिए पहला आयोग कब बना? 1953 में। वो तुम्हारी किताब में नहीं है। दूसरा कब बना? मंडल आयोग। मंडल आयोग कब बनता? 1977। रिपोर्ट कब देता अपनी? 1980। बस ये ना। वो लागू कब होती? 1989-90 के अंदर वीपी सिंह की सरकार के समय। आमतौर पर इस आयोग को इसके अध्यक्ष का नाम क्या था? बीपी मंडल, यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बोलो। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? मंडल कमीशन। मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन, आधार बताया था मैंने यहाँ पे शुरुआत में। ये देखो आधार, शैक्षणिक व सामाजिक पिछड़ापन, वही आधार। शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने और इन पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। आयोग से यह अपेक्षा की गई थी कि वह इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाएगा। आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें पेश की। कब? 1980 में, 77 से 80। इस वक्त तक जनता पार्टी सरकार गिर चुकी थी। आयोग का मशवरा था कि पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाएगा। पिछड़े वर्ग को हम क्या बोलेंगे? पिछड़ी जाति। क्या बोलेंगे? क्योंकि अनुसूचित जातियों से इतर ऐसी अनेक जातियां जिन्हें वर्ण व्यवस्था में क्या समझा जाता है? नीच। एससी एसटी के अलावा भी कुछ जातियां ऐसी जिन्हें अपन नीच मानते हैं, छुआछूत उसमें चलता था, तो उनको भी किसमें शामिल किया जाए? ओबीसी में। आयोग ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है। इस वजह से आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थानों तथा सरकारी नौकरियों में कितना % आरक्षण दिया? 27%। कितना? ठीक है। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और समाधान सुझाए, जिनमें भूमि सुधार भी एक था। 1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का फैसला लिया। कब? अगस्त 1990। कब? अगस्त 1990। बताया ना मैंने, ये बताया ना। 1989-90 लागू 1990। लिखेगा कौन सा महीना याद रखना चाहो तो? अगस्त 1990। यह सिफारिश केंद्रीय सरकार और उसके उपक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में थी। सरकार के फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर उमड़ा। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई और यह प्रकरण इंदिरा साहनी केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इंदिरा साहनी वाद लिख रहा मैंने, देखो इंदिरा साहनी वाद लिख रहा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत में जिन लोगों ने अर्जी दायर की थी उनमें से एक नाम इंदिरा साहनी का भी था। 1992। कब? 1992 के नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुना। यानी कोर्ट ने कहा कि जो ओबीसी आरक्षण दिया गया 27% वो क्या है? सही है। क्या है? सही है। राजनीतिक दलों में इस फैसले की क्रियान्वयन के तरीकों को लेकर कुछ मतभेद थे, कुछ पार्टियों में अलग अलग विचारधारा थी। बहरहाल अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर देश के सभी राजनीतिक दलों में क्या थी? सहमति थी। अब देखो राजनीतिक परिणाम समझ में आया? नहीं आया? वापिस देखो हमने क्या पढ़ा अभी, बोलो। ओबीसी की फुल फॉर्म क्या थी इंग्लिश में?
अदर बैकवर्ड क्लासेज, हिंदी में अन्य पिछड़ा वर्ग। इसका आधार क्या है? जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं वो किसमें आएंगे? ओबीसी में। ठीक है। 1977 में किसकी पार्टी होती है? प्रधानमंत्री कौन होते हैं? ठीक है। वो क्या करते हैं? 1977 में क्या बनाते हैं? बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग। ठीक है। यानी मंडल आयोग का लागू होना। मंडल आयोग कब बनता है? 1977 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में। ठीक है। इसकी रिपोर्ट कब आती? 3 साल बाद 1980 में। लेकिन तो ठंडे बस्ते में डाल देते, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि 1980 में जनता पार्टी सरकार गिर जाती है। फिर 1989-90 में किसी सरकार बनती है? इसमें कौन कौन थे? जनता दल, बीजेपी और वाम। और मुख्य प्रधानमंत्री कौन होते हैं? वीपी सिंह। और ये लागू करते हैं अगस्त 1990। अगस्त 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश से लागू कर देते हैं और ओबीसी को स्थायी परिवहन आरक्षण मिल जाता है। इसमें कितनी जाति आती है? लगभग 3643, 3643। ठीक है। फिर एक बात होता है, कोर्ट में जाती कौन? कब होता है? इंदिरा साहनीवाद 1992 में। किससे संबंधित था? कोर्ट क्या फैसला देती है? ओबीसी आरक्षण। सही है। ठीक है। फिर ओबीसी आरक्षण की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? कर्पूरी ठाकुर। कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री। और इन्होंने ओबीसी को पहला आरक्षण कहां दिया? बिहार में। फिर मंडल आयोग, इसे और दूसरा नाम क्या है? कब से कब तक रहा? 1977 से 1980। अब है अगला टॉपिक अपना राजनीतिक परिणाम। जो अपन आरक्षण पढ़ते हैं ना, आरक्षण इसमें चल रहा है पूरा। राजनीतिक परिणाम। 1980 के दशक में दलित जातियों, कौन से लिए? दलित जातियों के लिए राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ। 1978 में एक संगठन बनता, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है 1978 में। बाम सेप। क्या नाम है? बाम सेप। सीधा एक नंबर का प्रश्न आता, बाम सेप की फुल फॉर्म बताओ। बोलो। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। एम्प्लॉय ये लिख रहा है, ये लिख रहा, ये लिख रहा एम्प्लॉइज फेडरेशन है ना। इंग्लिश नाम है, हिंदी में तो कुछ लिख देता है इसमें। बाम सेप 1978 में दलित के लिए, किसके लिए बनता है? दलित जातियों के लिए। किसके लिए? दलित जातियों के लिए बना एक क्या था? संगठन। क्या था? संगठन। 1978 के बाम सेप बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन होता है। फुल फॉर्म क्या बोलो एक बार? एम्प्लॉइज फेडरेशन। यह सरकारी कर्मचारियों को साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने बहुजन, यानी इधर देखो, अरे ये कोई गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए केवल इसमें नहीं था, इसमें कौन कौन शामिल थे? इस संगठन में बहुजन कौन शामिल थे? बहुजन में कौन कौन आएंगे? बहुजन में बहुत सारी पार्टियां आएंगी। मेन दलित है, लेकिन दलित में बहुजन भी आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं? यानी अनुसूचित जाति, यानी एससी और एसटी और ओबीसी और अल्पसंख्यक। बोला ना, कहां ध्यान है तुम्हारा? यानी सोचने वाली बात है कि बाम सेप में कौन कौन शामिल था? मुख्य दल किसके लिए था? जो सरकारी कर्मचारी थे, दलितों को उन्होंने बनाया था। लेकिन शामिल कौन थे? बहुजन। बहुजन में अनुसूचित जाति आ रही है, एससी आ रही है, अनुसूचित जनजाति एसटी आ रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आ रही है, और अल्पसंख्यक मुस्लिम वगैरह है वो भी किसमें आ रहे हैं? इसमें बाम सेप में। किसमें आ रहे हैं? बाम सेप में। तो अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। इसका परवर्ती विकास दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, बाद में इसका नाम बदलता है। किसका? बाम सेप का क्या बदलता है? नाम। और इसका नाम होता है DS4। क्या नाम होता है? DS4। डी मतलब दलित, दलित शोषित है ना, 4 बार ऐसा है, दलित शोषित, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। ये नाम तुम्हें याद रखने हैं, संघर्ष समिति। मतलब बात क्या हो रही है? पहले नाम क्या था इसका? बाम सेप।
बाद में नाम क्या बदलता है? DS4, यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। डी एक बार आ रहा है, दलित एस कितनी बार आ रहा है? 4 बार, 1 2 3 4। तो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसके बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। इसके बाद कौन सी पार्टी मिलेगी इससे? बसपा। बसपा क्या नाम होगा? बसपा। बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन चलो समाजवादी समाज एक ही बात है। इसका कौन होता है मेन आदमी? काशीराम। क्या नाम है? काशीराम नाम तुम्हें याद रखना। किसने स्थापना की? कौन है इनका मुखिया मेन? काशीराम। कौन था? काशीराम। यानी प्रश्न आ जाए बसपा की स्थापना किसने की? काशीराम। बसपा की फुल फॉर्म? दीपक बोलन। उनेश। बसपा का पूरा नाम? बसपा का पूरा नाम बातें कर ले। बहुजन समाज पार्टी। नेता कौन था इनका मेन? काशीराम। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा अपने शुरुआती दौर में एक छोटी सी पार्टी थी। इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था। मेन कहां पे फेमस थी ये? पंजाब, हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश में मेन ये इसे अपनी सफलता हासिल थी। किस मतदाता मेन थे इसके? दलित मतदाता। कौन थे इसके मेन मतदाता? दलित मतदाता। आज भी सिर्फ दलित ज्यादा है इसमें। राजस्थान में कहां इतनी फेमस है ही नहीं है, इन राज्यों में है। दलित मतदाता इसमें मुख्य है, दलितों को आकर्षित करने वाली पार्टी है। लेकिन 1989 और 1991 के चुनाव में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिलती। कहां मिलती सफलता? उत्तर प्रदेश। आजाद भारत में यह पहला मौका था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन के बूते ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया। यानी 1989 और 91। कब की बात आती है? 1989 के चुनाव व 1991 के चुनाव। कहां पर? यूपी में। किस सरकार बनती है? बसपा की। और आजाद भारत का ऐसा पहला मौका होता है जब कोई दलित मतदाता के समर्थन के कारण सरकार बनाता है। किसके कारण? केवल दलित मतदाता के कारण। यानी सर्वाधिक वोटर कौन थे इसमें? दलित। ठीक है। दरअसल काशीराम के नेतृत्व में बसपा ने अपने संगठन की बुनियाद व्यवहार केंद्रित नीतियों पर रखी थी। व्यवहारवादी चीजें जैसे बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक देश की आबादी में सबसे ज्यादा है। ये हमने पढ़ा है। देखो, अरे बहुजन में कौन कौन है शामिल? एक तो SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक। अगर तुम जनसंख्या के हिसाब से देखो तो सर्वाधिक जनसंख्या इनकी हो रही है, बाकी बच्चे थोड़े बहुत, जनरल बच्चे थोड़े बहुत। जनसंख्या सर्वाधिक है तो उन्होंने टारगेट किसको लिया? इनको ही। कहां चले गए पेज? यही था क्या? ये है ना। ठीक है, ठीक, ये हो गया। ये साइड फोटो दे रहा काशीराम, देखो दिख रहा है। बहुजन समाज सशक्तिकरण के प्रतिपादक और बहुजन समाज पार्टी ने बसपा के संस्थापक। ये तुम्हें नाम याद रखना, काशीराम बसपा के संस्थापक। सामाजिक और राजनीतिक कार्य के लिए केंद्र सरकार की नौकरी से इस्तीफा दिया। पहले क्या थे? काशीराम एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन सामाजिक कार्यों के लिए इन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर पहले क्या बनाएंगे? बाम से क्या बनाएंगे? पहले क्या बनाएंगे? बाम से बनाएंगे। फिर क्या बनाएंगे? DS4 क्या बनाएंगे? ठीक है। और 1984 में क्या बनाएंगे? बसपा। बसपा कब स्थापना होती है? 1984 में। साल लिख लो इधर, 1984 में स्थापना होती है बसपा की। ठीक है। कुशाग्र रणनीतिकार, ये ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या आपने? सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। वह लोकतंत्र। सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, बाबरी मस्जिद वगैरह, वो सब इसमें आएंगे। धर्मनिरपेक्षता व लोकतंत्र। आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया। हमने पढ़ा भारतीय जनसंघ स्थापना कब होती है? भारतीय जनसंघ की 1900। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भूल गए? बाद में आपातकाल के बाद जनता पार्टी में शामिल हो गया वो दल। जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। यानी हमने पढ़ा पहले क्या था? भारतीय जनसंघ। क्या था? भारतीय जनसंघ। कब बनता? 1951।
कौन होता है नेता इसका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बाद में शामिल किसमें होता है 1977 में? जनता पार्टी, जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, जनता पार्टी में शामिल कब होता है? 1977। बाद में कुछ लफड़े होते हैं, तनाव हो जाता है, तनाव कुछ मुद्दों के लिए होता है। जैसे तनाव क्या है कि जो जनता पार्टी सदस्य थे वो आरएसएस सदस्य थे, तो जनता पार्टी ने कहा कि जो आप भारतीय संसद के सदस्य है ना, एक सदस्यता रखो, दो जगह सदस्य आप नहीं रह सकते। तो कुछ तनाव होने के कारण, मुद्दों पे बहस होने के कारण अलग पार्टी बनती है 6 अप्रैल 1980, 6 अप्रैल 1980, और इसका नाम रखता है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। क्या नाम होता है? भारतीय जनता पार्टी। मेन आदमी कौन है? एक तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी, एक इनका दोस्त लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये इनके मेन नेता होते हैं। और बीजेपी की स्थापना कर देते हैं 1980 में, 6 अप्रैल 1980, बीजेपी यानी भाजपा। शुरू में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं ज्यादा बड़ा राजनीतिक मंच अपनाया। इसने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा रूप में स्वीकार किया। समझो, पहले बीजेपी की विचारधारा क्या होती? शुरुआत में गांधीवादी विचारधारा। कैसी? गांधीवादी समाजवाद, गांधीवादी समाजवाद, ये इनकी विचारधारा होती बीजेपी की शुरुआत में, गांधीवादी समाजवाद विचारधारा। लेकिन इसको सफलता इतनी नहीं मिल पाती। कैसे नहीं मिल पाती है? तो 1984 चुनाव होता है इंदिरा गांधी समय, और सीटें कितनी मिलती? केवल 2। कितनी मिलती है? 2। बहरहाल भाजपा को 1980 और 1984 के चुनाव में कोई खास सफलता नहीं मिलती है। 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया, और बीजेपी लेती है 1986 में। एक प्रकरण होता है साहबाना प्रकरण, बताया मैंने। उसके बाद 1986 में कैसी राजनीति करती है? हिंदुत्ववादी राजनीति। कैसी राजनीति? हिंदुत्व की राजनीति। इसके बाद बीजेपी स्टार्ट कर ली हिंदुत्ववादी राजनीति। उसे पता लगा इससे अपन जीतेंगे नहीं, कैसी राजनीति करें? हिंदुत्व की राजनीति। 1986 से भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाई। बीजेपी ने सोचा भाजपा की हिंदू ज्यादा अपने, तो हिंदुओं किधर ले लिया अपन? अपनी तरफ। इसको रख दे वहां पे, वापस रख दे। हिंदुत्व अथवा हिंदू बने शब्द आ रहा है यहाँ पे। क्या शब्द आ रहा है? हिंदू। क्या शब्द आ रहा है? हिंदू। हिंदू शब्द किसने दिया? वीडी सावरकर। किसने दिया? नाम सुना? विनायक दामोदर दास सावरकर, एकमात्र नेता जिसे काला पानी सजा हुई थी, वीडी सावरकर। कभी पढ़ना इसके बारे में, फिल्म आई थी, इसमें देखना, ठीक थी फिल्म, सावरकर, सावरकर नाम से। तो वीडी सावरकर ने दिया था हिंदू शब्द, ठीक है। इसको परिभाषित करते हुए उन्होंने इसे भारतीय और उनके शब्दों में हिंदू राष्ट्र की बुनियाद बताया। उनके कहने का आशय यह था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है। वीडी सावरकर ने हिंदू की परिभाषा क्या दी? कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न सिर्फ पितृभूमि बल्कि अपनी पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। डंडा देना। मस्ती बेटा, ले बैठ जाओ, पागल हो रही है। उन्होंने क्या कहा कि हिंदू केवल वही नहीं है जो क्या है इसे अपनी पितृभूमि माने, बल्कि क्या माने? इसे अपनी पुण्य भूमि भी माने। वीडी सावरकर ने कहा हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद पर ही बनाया जा सकता है। पूरा देश क्या हो? एकीकृत हो, यानी एक हो। वे ये भी मानते थे कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति ही हो सकती है। 1986 में ऐसी 2 बातें हुई। कब? 1986 में। कल बताई थी मैंने, वापस आ रही। जो एक हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रधान होगी। पहली बात 1985 के शाहबानो प्रकरण। पहला क्या था? शाहबानो केस या शाहबानो प्रकरण 1985। क्या होता है इसमें बता रखा मैंने। शाहबानो कौन थी? 62 वर्षीय एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला थी। उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की। सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया कि इसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। पुरातन पंथी मुसलमानों ने, जो पुराने मुसलमान हैं सोच वाले, ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप कर रही है। कौन? कोर्ट कर रही। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 में बनाया। शाहबानो प्रकरण होता है अगले साल 1986 में। राजीव गांधी सरकार होती क्या बनाती है? मुस्लिम महिला अधिनियम। मुस्लिम अधिनियम, मुस्लिम महिला अधिनियम।
और मुसलमानों के पक्ष में रहती फैसला, और इसमें गुजारा भत्ते के प्रावधान को हटा देती है, जिसका कुछ बुद्धि वर्ग लोग विरोध करते हैं, बीजेपी इसका विरोध करेगी। कब होता है? 1986, अगले साल। लिख रखा ना वहां पे, ठीक है। 1986 तलाक से जुड़े अधिकारों का पास किया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया। इसमें क्या कहेगा? सर्वोच्च न्यायालय फैसला दिया था, उसको क्या करते हैं? निरस्त। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या करते हैं सरकार? निरस्त, फैसला को निरस्त कर देती है, हटा देती है, और गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सरकार उसमें कहती है। सरकार के इस कदम का कई महिला संगठनों, बहुत सारे महिलाओं ने विरोध किया। मुस्लिम महिलाओं की जमात, मुस्लिम महिलाओं ने विरोध किया, और अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक तो आप कह रहे हो धर्मनिरपेक्ष, क्या कह रहे हो आप? धर्मनिरपेक्ष, यानी सब धर्म समान है, फिर आप मुस्लिम के लिए ऐसा कानून अलग क्यों बना रहे हो? क्या हिंदू की अगर बात करें, हिंदू की अगर पत्नी को छोटे हिंदू, तो गुजारा भत्ता उसको मिलता है, तो इन्हें मिलना चाहिए। तो बीजेपी ने मुद्दा उठा लिया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक रियायत तथा तुष्टिकरण का करार दिया। भाजपा ने क्या कहा कि आप अल्पसंख्यक को ज्यादा स्वायत्ता दे रहे हो और आप विभेद कर रहे हो, अल्पसंख्यक ज्यादा स्वायत्ता, बहुसंख्यक से अत्याचार कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम बराबर होने चाहिए। बीजेपी ने मुद्दा उठा लिया। दूसरा विवाद होता है अयोध्या विवाद। दूसरा विवाद कौन सा है? ये भी कल बताया था मैंने, अयोध्या विवाद। किसने बनाई थी बाबरी मस्जिद? मीर बाकी। फैजाबाद जिला न्यायालय, फैजाबाद कोर्ट, कल बताया था अभी मैंने, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फैजाबाद एक जिला है यूपी का, फैजाबाद यूपी में आएगा। फैजाबाद जिला कोर्ट, जिला कोर्ट लिख लो, न्यायालय यानी कोर्ट। इसने फैसला सुनाया। क्या सुनाया? इस अदालत ने फैसला सुनाया कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खोल दिया जाए। बाबरी मस्जिद बंद है, उसका ताला खोल दें, ताकि हिंदू यहां पूजा पाठ कर सकें, क्योंकि वे इस जगह को पवित्र मानती हैं। कौन कहता है? फैजाबाद जिला कोर्ट कि बाबरी मस्जिद ताला खोल दो। कब? 1986 में। और हिंदू जाके वहां पे पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू वहां पे आस्था है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से, बहुत सारे सालों से विवाद चला आ रहा था। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में किसने करवाया? मीर, बोला तो, मीर बाकी। यह मस्जिद 16वीं सदी में बनी थी। यार किसने बनाई? मीर बाकी। किसने बनाई? मीर बाकी। बाबर का सिपह सलार था। क्या था? बाबर का सिपह सलार, एक सैनिक था, सेनापति था, और इसने बनी थी 16वीं सदी में। कब बनी थी? 16वीं सदी में बनी थी। ठीक है। मीर बाकी मुगल शासक बाबर का सिपह सलार था। कौन था? सिपह सलार। कुछ हिंदू मानते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर मस्जिद बनवाई गई थी। कुछ हिंदुओं मानना था राम मंदिर था, उसे तोड़ दिया और यहाँ पे मीर बाकी ने मस्जिद बना दी इसी जगह। इस विवाद ने अदालती मुकदमे का रूप ले लिया। अदालत में चला मामला और मुकदमा कई दशकों तक चलता रहा, कई सालों तक चला। 1940 के दशक में आखिरी सालों में मस्जिद में ताला लगा दिया गया। कब? 1940 में। 1940 के अंतिम दशकों में मस्जिद क्या लगा देते हैं? ताला, कि कोई भी पूजा अर्चना यहाँ पे नहीं कर सकता, कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि मामला कहां चल रहा है? कोर्ट में। जैसे ही बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुला, वैसे ही दोनों पक्षों में लामबंदी लगी। अब फैजाबाद कोर्ट यहाँ फैसला सुना रही कि आप ताला खोल दो, हिंदू यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। वैसे हिंदू मुस्लिम लड़ाई वापस शुरू हो गई। अनेक हिंदू और मुस्लिम संगठन इस मसले पर अपने अपने समुदाय को लामबंद करने की कोशिश में जुट गए। हिंदू कहते हैं हमारा राम मंदिर, मुस्लिम कहते हैं हमारी बाबरी मस्जिद। भाजपा ने इसे अपने बहुत बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे कुछ संगठनों के साथ भाजपा ने लगातार प्रतीकात्मक और लामबंदी के कार्यक्रम चलाए। उसने जन समर्थन जुटाने के लिए गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक बड़ी रथ यात्रा निकाली। लाल कृष्ण आडवाणी बताया मैंने, गुजरात सोमनाथ से लेके अयोध्या यूपी तक रथ यात्रा निकलती है। गिरफ्तार कर लेते बीच में उनको और विध्वंस, और उसके बाद फिर बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है। विध्वंस और उसके बाद जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, बहुत सारे संगठन है भारत में हिंदुत्ववादी जो कह रहे राम मंदिर वहां पे बनना चाहिए, उन्होंने 1992 के दिसंबर में, तारीख 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा का आयोजन किया। किसका? कार सेवा। कार सेवा मतलब यह था कि जो हिंदू वहां पे जाएंगे बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए, उन्हें क्या बोलेंगे? कार सेवक। क्या बोलेंगे? कार सेवक। तो वहां पे कार सेवा का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत राम भक्तों से आह्वान किया गया कि वे राम मंदिर के निर्माण में क्या करें? श्रमदान करें। क्या करें? श्रमदान। जानो श्रमदान, मेहनत करो, काम करे जिन्हें, है ना, खेत में जाकर काम करो, उन्होंने बोले श्रमदान करो। पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अयोध्या में यह तनाव अपने चरम पर था।
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया, सुनो ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट वहां की राज्य सरकार थी, बीजेपी सरकार थी यूपी में, उसको सुप्रीम कोर्ट निर्देश देती है कि विवादित स्थल, विवादित ढांचा है, उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें। यानी सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार बीजेपी को आदेश दे रही है कि आप विवादित ढांचे की सुरक्षा करें, वहां पे कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहरहाल 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से लोग आ जुटे, कौन? कार सेवक, और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस की खबर से देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 1993 के जनवरी में एक बार फिर मुंबई में हिंसा भड़की। इसके अगले साल 1993 में कहां दंगे होते हैं? मुंबई में दंगे कहां होते हैं? संजय दत्त नाम सुना? उसको गिरफ्तारी होती है ना आर्म्स एक्ट में, इसी कारण होती है 1993 के मुंबई दंगे। तो मुंबई में हिंसा भड़की और अगले 2 हफ्तों तक जारी रही। ठीक है, ये फोटो दे रखा देखो, बाबरी मस्जिद डिमोलाइज्ड, सेंटर सेक्स कल्याण गवर्नमेंट, कल्याणी गवर्नमेंट थी वहां पर सरकार थी, उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और जहां जहां पर बीजेपी सरकार थी वहां पर सभी पे क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन। क्यों लगता है? क्योंकि केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस थी उसमें, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996। तो जहां पे 4 राज्य से राजस्थान भी था, मध्य प्रदेश था, यूपी था, वहां पे क्या लग जाता है? इस घटना के बाद राष्ट्रपति शासन, सरकारें वहां की क्या हो जाती है? बर्खास्त। तो यूपी में थी कल्याण गवर्नमेंट, उसको बर्खास्त कर देते हैं। ये फोटो देखो, अयोध्या बीजेपी वर्स्ट मिसकैलकुलेशन, वाजपेयी ने कहा कि अयोध्या ये गिराना बीजेपी का सबसे खराब डिसीजन था। अटल बिहारी वाजपेयी ने बाबरी मस्जिद का गिराने का विरोध किया था। अयोध्या की घटना से कई बदलाव आए। उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भाजपा की राज्य सरकार को केंद्र ने बर्खास्त कर दिया, बताया मैंने अभी, राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार थी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, जैसे राजस्थान में भाजपा की सरकार थी उसमें उसको भी गिरा दिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का हलफनामा दिया था, उन्होंने कहा था कोर्ट में कि विवादित ढांचे की सुरक्षा की जाएगी, जो विवादित ढांचा है बाबरी मस्जिद उसकी रक्षा कौन करेगी? राज्य सरकार। लेकिन वो काम कर पाए क्या? नहीं कर पाए। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर किया। आपने अदालत की बात नहीं मानी, मांग नहीं मानी। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर अफसोस जताया। बीजेपी ने कहा यह बात गलत हुआ, इसका विरोध किया उन्होंने। केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया और उसे उन स्थितियों की जांच करने के लिए कहा जिनकी परिणति मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई थी। अधिकतर राजनीतिक दलों ने मस्जिद के विध्वंस की निंदा की, कहा कि काम गलत हुआ, ऐसे नहीं, गिराना नहीं चाहिए था। कोर्ट ने फैसला था गिराना गलत बात है और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध बताया। एक तरफ तो आप सभी धर्म बराबर है, सबको अपना धर्म मानने की छूट है, और फिर आप ये मस्जिद गिरा रहे हो, तो धर्मनिरपेक्षता का विरोध है ये तो। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस चल पड़ी और हमारे सामने कुछ वैसे ही सवाल आन खड़े हुए जैसे देश के बंटवारे के तुरंत बाद आए थे। बंटवारे के समय देश का सामने सवाल था, क्या भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहां बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय यानी हिंदू का अल्पसंख्यकों पर दबदबा कायम होगा, या व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो भारत में उसे समान रूप से कानून की सुरक्षा तथा बराबरी नागरिक अधिकार दिए जाएंगे। मामला वापस उठ गया कि आप अपन धर्म मानने के स्वतंत्र है या नहीं है। ठीक है, अब आगे और देखो, एक नई सहमति का उदय, ये तो है मेरी किताब के 3-4 साल पुरानी है, उसमें टॉपिक ज्यादा था, तुम्हारी लाइनें कम हो गई। एक नई सहमति का उदय। 1989 के बाद की अवधि को कभी कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा की अभ्युदय अवधि कहा जाता है। यदि आप इस दौर की राजनीतिक जटिल चरित्र समझना चाहते हैं तो चलो छोड़ो, तो एक चित्र आ देखो। अब देखो ये चित्र चुनाव का मामला, चुनाव के रिजल्ट दे रखे, देखो इसमें ये ग्राफ बना रखा ना, ग्राफ देखो। पहले देखो 1984, पहला ग्राफ कौन सा है? 1984, इसे बना रखा। कांग्रेस सीटें कितनी है? 415, और बीजेपी कितनी है? 2 ही है। अगला देखो, फिर बीजेपी बढ़ती कितनी आती है? 85, और कांग्रेस 197। फिर 1991 बीजेपी 221 और कांग्रेस 244, बढ़ गई बीजेपी इतनी। फिर आगे देखो 1996 बीजेपी 160, कांग्रेस 140, यानी बीजेपी सबसे बड़ा दल है। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन की सरकार बनी 1996 में, इसलिए। फिर 1998 182 बीजेपी, 141 कांग्रेस, बीजेपी वापस आ गए। फिर 1999 182 बीजेपी, 114 कांग्रेस। फिर 2004 138 तो है बीजेपी और 145 कांग्रेस, यानी कांग्रेस वापस आगे आ गई। 2004 में कौन बनती? फिर मनमोहन सिंह की सरकार। और लास्ट में देखो 2014 में 282 बीजेपी और कांग्रेस 44, और 2019 बीजेपी 303 और कांग्रेस 52, यानी कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई। एक समय जो कांग्रेस सर्वोच्च थी वो कांग्रेस कहीं रही नहीं, ये आंकड़े दे रखे। अब देखो 2004 के लोकसभा चुनाव, ये तो रिजल्ट दे रखे तुम्हारे, यानी एक समय जो 1984 में, कब? 1984 में
बीजेपी कितनी थी? 2 और कांग्रेस 415। 2019 की बात करो, चॉइस का रिजल्ट देने का, बीजेपी कितनी आ जाए? 303 और कांग्रेस 52। ये स्थिति हो गई, यानी कहां से कहां तक पहुंच गई? बीजेपी 2 से स्टार्ट हो गई, 300 तक पहुंच गई। इतनी प्रोग्रेस कर ली बीजेपी ने। 2004 के लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 2004 का देखो रिजल्ट, इसमें बीजेपी 138 है और कांग्रेस 145, यानी 7 का डिफरेंस है केवल, लेकिन गठबंधन बीजेपी को नहीं मिल पाता है। 2004 के चुनाव में कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई, राजग की हार हुई। राजग यानी एनडीए, एनडीए क्या होती है? हार। और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संप्रग, यूपीए क्या होते बोलते हैं? यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनती है। प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? मनमोहन सिंह हैं। और कब से कब तक रहते? 2004 से लेकर 2014 तक। अगले चुनाव में वही जीते 2004 से लेकर 2014 तक, यूपीए। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया, आवानी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को वाम मोर्चा ने समर्थन दिया। 2004 के चुनाव में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान भी, वापस कांग्रेस सत्ता में थी 2004 में। 1991 के बाद इस दफा पार्टी की सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ी। 1991 सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव के बाद, वापस सीटें कहां मिलती है? 2004 में कांग्रेस को। 2004 के चुनाव में राजग और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को मिले कुल वोटों का अंतर बड़ा कम था, केवल 7 सीटों का अंतर था। कितना था? 7। तुम चाल रहे हो 2004 का, बीजेपी 138 और कांग्रेस 145, केवल 7 सीटों का अंतर था। फिर बढ़ती सहमति, बढ़ती सहमति मतलब गठबंधन करते सभी लोग अपने विचारों के लिए। और तो क्या इसमें, और तो कोई खास है नहीं इसमें। हाँ, पीछे प्रश्न निकालें, ये आ जाएगा तुम्हें। देखो पहला प्रश्न, उन्नी मुन्नी ने अखबार की कुछ कतरनों को बिखेर दिया, आप इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला, मंडल आयोग की सिफारिश और आरक्षण विरोधी हंगामा। मंडल आयोग की सिफारिश कब होती है? लागू कब होती है? 1989-90 में। ठीक है, लिख दोगे। जनता दल का गठन, जनता दल ये भी 1989 में होगा, लेकिन जनता दल पहले गठन होगा। 1990 में सरकार लागू करेगी मंडल आयोग को, यानी जनता दल का गठन 1989 और मंडल आयोग की सिफारिश 1990। ठीक है। बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसंबर 1992, ये बताया मैंने, 6 दिसंबर 1992। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984, बता रखा। राज्य सरकार गठन, राज्य यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए सरकार कब बनती? पहले 1998, अटल बिहारी वाजपेयी, लिख लो 1998। और संप्रज्ञ, संप्रज्ञ कब बनता है? 2004 में संप्रज्ञ 2004 में बनती सरकार, नहीं की तो सरकार पूछ रहा है, तो सरकार गठन कब होता है? 2004 में। और ये पार्ट हो जाता अपना खत्म। दूसरा करना चाहो दूसरे कर लेना, पर्सनल लॉ, लैंगिक न्याय, साबाना मामला, इसे हाईलाइट कर लेना। रिपीट करें इसको, रुको 2 मिनट, ले रिकॉल हो जाएगा तुम्हारे। कहां से पढ़ना अपने को? यहीं से पढ़ना है ना? यहां से पढ़ना। देखो राजनीतिक परिणाम, कुछ छुटा? थोड़ी छुटा क्या? कुछ नहीं छुटा। ये रिजल्ट दे रहा, वो तो इतना पुराना हो गया, 2019 का भी 2024 का चुनाव हो गया, इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं। ये क्या कमेंट है? वो तो इसके ऊपर, बाबरी मस्जिद के ऊपर न्यायमूर्ति ने दिया था, एन वेंकट चलैया। राजनीतिक परिणाम देखो, 1978 में सेनेटर बनता, क्या नाम है? बोलो, पूरा नाम क्या है इसका? कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। पामसेप का पूरा नाम क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। किसके लिए बना था मेन? ये दलित जाति लिए। बाद में इसका नाम क्या? इसमें कौन कौन शामिल थे? बहुजन। बहुजन में कौन कौन आता है? एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक, यानी सर्वाधिक मतों का संग्रह। फिर इसका नाम क्या बदलते बाद में? क्या नाम बदलते हैं? DS4 पूरा नाम दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, DS4। पहले नाम क्या था? बाम से, फिर नाम बदलते DS4। फिर इससे पार्टी कौन सी बनती है? बसपा। बसपा पूरा नाम, इनका अध्यक्ष कौन होता है? कब बनती है? 1984। और कहां कहां अपनी जीत हासिल करती है? कौन मतदाता मेन होते हैं? दलित मतदाता। फिर यूपी में अपनी सरकार भी है बना लेती है। 1989 और 1991 चुनाव, यूपी में अच्छा प्रदर्शन था बसपा का, और सर्वाधिक मतदाता कौन होते हैं? दलित मतदाता। फिर अगला टॉपिक है
सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता व लोकतंत्र। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब होती है? 1951। नेता कौन होते हैं? ठीक है, फिर इससे ये शामिल किसमें होती है? जनता पार्टी में। कब शामिल होती है? 1900। फिर मतभेद होते हैं और तारीख कितनी है? बोलो। एक पार्टी बनती है, क्या नाम? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसके दो नेता मेन होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, शुरुआत में इसकी विचारधारा क्या थी? यानी गांधीवादी समाजवाद विचारधारा। बाद में कैसी विचारधारा थी? 1986 में हिंदुत्ववादी राजनीति, हिंदुत्व की विचारधारा 1986 में। कब? 1986 में। क्यों? हिंदू शब्द किसने दिया? विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। क्यों होती हिंदुत्ववादी राजनीति 1986 में स्टार्ट? इसके दो कारण है। पहला कारण शाहबानो केस 1985। शाहबानो कौन थी? 62 वर्षीय मुस्लिम महिला जिसके पति ने उसको तलाक दे दिया और गुजारा भत्ते के लिए कहा जाती है सर्वोच्च न्यायालय में। कोर्ट उसके पक्ष में फैसला सुनाती है कि आप उसको भत्ता देना चाहिए, लेकिन कुछ मुस्लिम लोग, पुरातनपंथी मुस्लिम लोग इसका विरोध करते हैं और राजीव गांधी सरकार होती है और 1986 में अगले साल क्या बनाती है? मुस्लिम महिला अधिनियम, तलाक से संबंधित। और इसमें कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कर देते हैं? निरस्त, यानी गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता नहीं है, जो दे जो ले लो। दूसरा विवाद कौन सा था? अयोध्या विवाद। कौन सी कोर्ट? फैजाबाद जिला कोर्ट 1986 फैसला सुनाती है कि जो बाबरी मस्जिद है जहां पर उसको तलाक खोल दिया जाए और जो हिंदू है वहां पर राम मंदिर की आरती सेवा वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो क्या है? पवित्र स्थान है। ठीक है, देश में। और अयोध्या विवाद किसने बनाई? अयोध्या किसने बनाई? मस्जिद, बाबरी मस्जिद किसने बनाई? मीर बाकी, 16वीं सदी में। मीर बाकी बाबर का सिपह सलार था, सिपह सलार है ना। और 1940 में इसका ताला लगा दिया इसमें। वो खोलते कब? 1986 में। अरे 1940 में ताला लगा रहे हैं, 1986 में ताला खोल रहे हैं, फैजाबाद जिला कोर्ट के आदेश के बाद। फिर आता है विध्वंस। बाबरी मस्जिद कब गिराई जाती है? किसका आयोजन होता है? कार सेवा का। और कार सेवक जाके वहां बाबरी मस्जिद गिरा दे 4 घंटे में। 1993 में जनवरी में कहा होते हैं दंगे? मुंबई। कब होते हैं? जनवरी 93 में मुंबई में दंगे होते हैं। ठीक है, फिर एक नई सहमति का युग उदय। इसका मतलब क्या? अपने चार्ट बटा 1984 चुनाव में बीजेपी कब बनती है? 1980 में। इधर देखो, बीजेपी बन रही है 1980 में, इसके बाद चुनाव देख रही है 1984 में। इसमें सीटें कितनी थी इसकी? 2। और कांग्रेस कितनी थी? 415। लेकिन अपन 2019 की बात करें तो बीजेपी क्या आ गई? 303 और कांग्रेस केवल 52 पर ही सिमट गई। नई सहमति का उदय। फिर आगे 2004 के लोकसभा चुनाव, किसकी सरकार बनती है? यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। बोलो। इसमें मेन पार्टी कौन होती है? कांग्रेस। कौन होती है? कांग्रेस में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 तक यही रहते हैं। फिर 2014 में सरकार किसकी आती है? वापस एनडीए। किसकी आती है? किस सरकार बनती है? मोदी जी की। 2019 में इनकी बनती है 303 आ जाती सीटें। और अभी 2024 में सरकार किसकी है? एनडीए, बीजेपी सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और ये किताब और ये पाठ तुम्हारा हो जाता है खत्म।